Hello students, so in this lecture we are going to talk about a new chapter, that is the importance of microbes in the human life. ठीक है, so बड़े एनिमल्स की बात करते हैं, बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड बिग एनिमल्स, तो उनको तो अपन ने यूज किया ही है, बट अपार्ट फ्रॉम देम वी हैव ऑल्सो यूज्ड और वी आर ऑल्सो यूजिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हो, उनको भी यूज किया है. ठीक है, सो दैट द ह्यूमन लाइफ कैन बिकम मच मोर बेटर. सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, microbes in ठीक है, तो बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को तो यूज कर ही रहे, बट छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी अपन ने नहीं छोड़ा. वी हैव बीन यूजिंग देम सिंस एजेस. ठीक है, सो आज के लेक्चर में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फूड वेराइटीज जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाया जाएगा. ठीक है, सो आपने किचन में या फिर आपने आपके पेरेंट्स के थ्रू देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो आप घर में बनाते हो. कभी आपने सुना होगा कि माइक्रोब्स को यूज़ किया होगा, यीस्ट को यूज़ किया होगा. ठीक है, तो आज उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो आपने किचन में, आपके पेरेंट्स ने, आपके मॉम ने किचन में बना रखी है. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ें बनेगी आपकी किचन में तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द ब्रेड. ब्रेड तो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ठीक है, काफ़ी लोग ब्रेड अपने घर में भी बनाते हैं. तो ब्रेड को किस तरीके से बनाया जाता है और ब्रेड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में आता है. ठीक है, सो ब्रेड को आप देखो या कोई भी फर्मेंटेड फूड आइटम को अगर आप देखोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है. उसके अंदर एयर कैविटीज काफ़ी आपको देखने को मिलेगी जो उनको सॉफ्ट बनाता है. तो ये एयर कैविटीज आती कहाँ से है. ठीक है, आप ब्रेड का स्लाइस लोगे तो आप देखोगे उसके अंदर इस तरीके से एम्प्टी स्पेसेस होती है. तो ये एम्प्टी स्पेसेस किस चीज की वजह से होती है. सो लेट्स सी. सो विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड. ठीक है, तो ब्रेड को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है. तो ब्रेड को बनाने के लिए यूज किया जाता है बेकर्स यीस्ट. क्या यूज किया जाता है? बेकर्स यीस्ट. और स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि यार बेकर्स यीस्ट कौन सा है. सो दिस इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. द साइंटिफिक नेम इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज द साइंटिफिक नेम. It has to be underlined. ठीक है, तो जनरली इट इज टर्म्ड एज बेकर्स यीस्ट बट साइंटिफिकली इट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ठीक है, अब किस तरीके से बनाया जाता है. तो ये जो यीस्ट है, ये यीस्ट बनाता है 3 एंजाइम. ठीक है, ये 3 एंजाइम के नाम हैं अमाइलेज, माल्टेज, amylase, maltase and zymes. ये 3 एंजाइम बनाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. ठीक है, और ब्रेड को बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है. जो डो होता है उस डो में आप यीस्ट को डाल देते हो. ठीक है, और उस डो को पूरी रात रहने देते हो सो दैट यू कैन यूज इट इन द मॉर्निंग. सो इट इज मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो जो भी डो बनाते हो आटा को गूंद के रखते हैं ना, सो उस आटे में क्या डाला जाता है? उस आटे में डाला जाता है यीस्ट. ठीक है, सो द यीस्ट प्रोड्यूसेस दिस 3 एंजाइम्स एंड हाउ डज इट वर्क. सो आटे के अंदर होता है स्टार्च. तो जब आप रात को रहने देते हो उस चीज को, तो जो स्टार्च होता है उस स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है एंजाइम अमाइलेज. स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है एंजाइम अमाइलेज और स्टार्च से बन जाता है माल्टोस.
माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, आपको पता होगा, ठीक है। सो अमाइलेज की प्रेजेंस में the starch is converted into a disaccharide, that is maltose. This maltose is acted upon by, we have another enzyme maltase. तो ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है माल्टेज, ठीक है। और ये माल्टेज माल्टोज का ब्रेकडाउन करता है, डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन करता है। और माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड मिलकर माल्टोज बनाते हैं, तो जो मोनोसैकेराइड उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। तो जब माल्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो माल्टोज से बनता है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय माल्टोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा ग्लूकोज, स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा माल्टोज, माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? सो वी हैव वन मोर, दैट इज जाइमेज। ओके, जाइमेज की अगर बात करें तो it is actually a multi-enzyme complex. That means there are a lot of enzyme associated with this particular enzyme. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा it's a multi-enzyme complex. It's not a single enzyme. It's a multi-enzyme complex. And when the zymase acts upon glucose, so the glucose is further converted into, or it is broken down into ethyl alcohol and carbon dioxide. It is further converted into ethyl alcohol and carbon dioxide. तो ये कब हो रहा है? ये सब चीजें हो रही है जब आपने डो को रख रखा है रात भर। ओके, रात के टाइम पे पूरा प्रोसेस चल रहा है। अगर आप सुबह रखोगे तो पूरे दिन भर चलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जब तक आपने डो के अंदर यीस्ट को डाल के रखा हुआ है। तो अब क्या होगा? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का जब प्रोडक्शन होगा तो जो डो था वो डो फूलने लगेगा। द डो स्टार्ट्स टू स्वेल अप, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा rising of dough, that is swelling of dough. ठीक है, बिकॉज देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, दिस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बना है अंदर, तो जो डो था वो डो फूल जाएगा। वी टर्म इट एज राइजिंग ऑफ डो। अगर इसका एक अप्रोप्रिएट टर्म चाहिए राइजिंग ऑफ डो का, तो वी टर्म इट एज लीवनिंग। इट इज टर्म्ड एज लीवनिंग। द प्रोसेस इज नोन एज लीवनिंग, ठीक है। तो राइजिंग ऑफ डो नहीं बोल रहा है तो आप बोल सकते हो लीवनिंग हो रहा है। फिर आप क्या करोगे? जो डो फूल गया है उसको आप बेक करते हो। वी बेक इट। सो व्हेन वी बेक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो इथाइल अल्कोहल बना था, ब्रेड खाते हो अल्कोहल, ओके, तो आप ब्रेड खाते हो, आपको नशा थोड़ी चढ़ता है। क्यों नशा नहीं चढ़ता है? क्योंकि जो अल्कोहल था जब आपने ब्रेक किया तो वो अल्कोहल क्या हो चुका है? वहां से इवोपरेट हो चुका है। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वहां से इवोपरेट हो चुका है। इट इज नॉट स्टिल इन द ब्रेड, ठीक है, वो ब्रेड के अंदर नहीं है, बट इट वॉज देयर अर्लियर, ये वाले प्रोसेस तक था। फिर आपने क्या किया? वी बेक इट, वी बेक द डो। सो व्हेन वी बेक द डो, देयर इज एक्सपल्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल and कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ब्रेड के अंदर इथाइल अल्कोहल आपको नहीं दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखेगा, बट वो प्रेजेंट था वहां पे। इसकी वजह से क्या होता है? तो उसमें बबल्स होते हैं ब्रेड के अंदर, ठीक है। सो आपने बेक कर दिया, and this is what is going to make the bread soft and spongy.
ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच वी मेक दी ब्रेड। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप चाहते हो घर में ब्रेड बनाना तो आप इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, सो क्या प्रोसेस है, आपको यूज करना है बेकर्स यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, 3 एंजाइम प्रोड्यूस करता है, अमाइलेज, माल्टेज, एंजाइमेज। तो जो डो होता है ना, जो आटा आपने गूंद के रखा है, तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन करता है अमाइलेज। तो अमाइलेज के ब्रेकडाउन के बाद स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। माल्टोज के ऊपर एंजाइम ऐड करता है माल्टेज। सो माल्टेज ऐड करता है माल्टोज के ऊपर, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम है जाइमेज। जाइमेज इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एंजाइम, दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ethyl alcohol and carbon dioxide, that is the breakdown of glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात करूँ मैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते थे, बिकॉज यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन, आई एम सॉरी, anaerobic respiration। सो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आप क्या करेंगे, इसकी वजह से डो फूल जाएगा, राइजिंग ऑफ डो विच इज टर्म्ड एज लीवनिंग। फिर आप डो को बेक करते हो, जो आप ब्रेक करते हो तो उसमें जो इथाइल अल्कोहल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उसका एक्सपल्शन हो जाता है, इट इज टेकन आउट। ठीक है, दैट मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल वे टू मेक द ब्रेड। ठीक है, तो ये ब्रेड बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। दूसरी कौन सी चीज बनाते हैं घर में, सो अनदर कंपोनेंट इज फूड प्रोडक्ट इज कर्ड। तो कर्ड कैसे बनाया जाता है, उससे पहले मैं बताता हूं कर्ड कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बेटर, कर्ड और मिल्क, आप सोचो। ठीक है, और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मोर बेटर, कर्ड और मिल्क, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में जो भी आंसर है अपने पास रखना। लेट्स सी व्हाट इज करेक्ट। आपके दिमाग में सही आंसर आया था कि मैं सही बता रहा हूं। सो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए, कर्ड काफी लोग कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, काफी सारे फूड आइटम्स में भी यूज किया जाता है। सो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया विच इज नोन एज लैब। ठीक है, या फिर वी कैन टर्म इट एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। Lactobacillus acidophilus, this is the scientific name। सो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, या फिर आप लैब भी बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो कर्ड बनाने का प्रोसेस किस तरीके से है, तो आप क्या करते हो, कर्ड के अंदर जो मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है, हम सॉरी मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, मिल्क कंसिस्ट ऑफ शुगर दैट इज नोन एज lactose। The sugar which is present in the milk, that is lactose। इस मिल्क शुगर का या फिर इस मिल्क शुगर के ऊपर एक्ट कौन करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं लैक्टेज। दे एक्ट ऑन दिस मिल्क शुगर। लैक्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो लैक्टोज पे काम करेंगे, मिल्क शुगर पे काम करेंगे और मिल्क शुगर का ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जब मिल्क शुगर का ब्रेक डाउन होगा, दिस इज द शुगर, लिखूं क्या, सो ग्लूकोज एक शुगर है, वैसे लैक्टोज भी एक शुगर है विच इज फाउंड इन द मिल्क, इसलिए मैंने बताया इट्स अ मिल्क शुगर। तो जब लैक्टेज नाम का एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। It would result in the formation of lactic acid
एंड दिस लैक्टिक एसिड का क्या होता है, फिर जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टिक एसिड को क्या करता है, कोगुलेट करता है। ओके यहां पे क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। सो लैक्टिक एसिड कॉजेस कोएगुलेशन, जो प्रोटीन प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, एक शुगर मैंने बता दिया लैक्टोज, अब मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है केसीन, सो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। सो कौन सा मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट है, सो द मिल्क प्रोटीन इज केसीन, ठीक है। सो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन था केसीन, उसका कोगुलेशन किया जाता है किसके थ्रू, लैक्टिक एसिड के थ्रू। लैक्टिक एसिड किसके थ्रू बना, लैक्टोज के थ्रू, लैक्टेज की प्रेजेंस में। तो जब कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज केसीन, सो द केसीन इज कन्वर्टेड इनटू, ये जो केसीन है ये कन्वर्ट हो जाता है पैरा केसीन में। इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरा केसीन, ठीक है। और ये पैरा केसीन देन इट बाइंड्स विद द कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क। जो पैरा केसीन बना है अब क्या करता है, इट बाइंड्स विद द कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक है। और बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम पैरा कैसिनेट, इट फॉर्म्स कैल्शियम पैरा कैसेट, ठीक है। तो जो दही आप खाते हो उस दही के अंदर ना मिल्क शुगर होता है ना मिल्क प्रोटीन होता है, बट उस दही के अंदर होता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ठीक है। अगर आप मिल्क की बात करोगे तो मिल्क में क्या होगा, मिल्क में होगा लैक्टोज एंड केसीन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कर्ड, तो कर्ड में ना लैक्टोज है ना केसीन है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पैरा कैसिनेट। सो दिस इज हाउ वी मेक कर्ड। तब मैं बोल रहा था आपको क्या, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, इज इट मिल्क और कर्ड। तो आपने देखा होगा काफी सारे लोग कर्ड तो कंज्यूम करते हैं, बट मिल्क का जो कंजम्पशन है दैट इज मोर, है ना। इट्स लाइक अ रिचुअल कि आप सुबह उठ के दूध बॉर्नविटा में डाल के दूध पीते हो, जो भी है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द किड्स दे हैव मिल्क अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। बट द फैक्ट इज द कर्ड इज मोर बेनिफिशियल देन द मिल्क। जो दही है वो मिल्क से ज्यादा बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए। किस तरीके से, सो आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो होते हैं ना, दे आर एलर्जिक टू मिल्क। मिल्क के अंदर जो शुगर है लैक्टोज, उनको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, सो दोज पीपल आर टर्म्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंट। सो इफ यू आर एलर्जिक टू मिल्क तो आप मिल्क को कंज्यूम नहीं कर सकते हो, बट वाले केस में आप दही कंज्यूम कर सकते हो। वेदर यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, यू आर एबल टू कंज्यूम द कर्ड। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा some people are unable to digest milk. Those people are termed as lactose intolerant, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, दे आर एलर्जिक टू मिल्क। मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो दे आर एलर्जिक टू मिल्क, बट दे कैन कंज्यूम कर्ड। तो प्लस पॉइंट हो गया ना कि यार आप मिल्क नहीं पी पा रहे हो, पर मिल्क से जो चीज बनती है कर्ड, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी बंदा कर्ड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ऐसा नहीं है, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, सम ऑफ पीपल,
Those are termed as lactose intolerant, but they can consume curd. दूसरा पॉइंट जो है इसको फेवर करता है, दैट इज कर्ड इज rich in vitamin B12. Curd is rich in vitamin B12 and काफी सारे अदर विटामिन. ठीक है. अनदर विटामिन, विटामिन B12 की मैं बात करूं तो इट इज साइनोकोबालामाइन. इट इज साइनोकोबालामाइन. साइनोकोबालामाइन कहा जाता है विटामिन B12 को. एंड द साइनोकोबालामाइन की अगर मैं बात करूं, इट इज हेल्पफुल इन दी मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी. जो आरबीसी है अपनी बॉडी में, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, उनकी मैच्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12 या फिर साइनोकोबालामाइन. तो लिख देते हैं, helps in maturity of RBC. ठीक है. तो आपको पता तो है कि जो आरबीसी होते हैं ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा. तो आप सोच लो कि यार यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट चीज नहीं कर रहा है कि वो आपके आरबीसी की मैच्योरिटी में हेल्प कर रहा है. दैट इज इफ द आरबीसी आर मैच्योर्ड इनफ, दे कैन कैरी मोर ऑक्सीजन. मोर ऑक्सीजन मींस मोर एटीपी. मोर एटीपी मींस मोर एनर्जी. ठीक है. तो दैट इज द रीजन वी शुड कंज्यूम कर्ड. ठीक है. सो विटामिन B12 का बताया, बाकी काफी सारे विटामिन भी अवेलेबल है. एंड the curd does not allow growth of harmful bacteria in stomach. Does not allow growth of harmful bacteria in the stomach. ठीक है. ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया. और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं आपको, आई हैव टू रब इट नाउ. जो कर्ड है, इट इज सम ऑफ द केमिकल्स इन द कर्ड आर एंटी म्यूटाजेनिक एंड एंटी कैंसरस. Some chemicals present in curd are anti-cancerous and anti-mutagenic. ठीक है. तो दही आपको प्रॉपर्टी देता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है और म्यूटेशन से बचने की भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. मतलब अगर आप दही कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी कम है और आपकी बॉडी में म्यूटेशन होने के चांसेस भी कम है. सो सम केमिकल्स प्रेजेंट इन कर्ड आर एंटी कैंसरस एंड एंटी म्यूटाजेनिक. ठीक है. सो दैट इज द रीजन कर्ड इज मच मोर बेटर देन द मिल्क, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्लस पॉइंट्स रिगार्डिंग द कर्ड. ठीक है. Now we'll talk about the formation of another food item, the very favorite food item, that is cheese. ठीक है. चीज खाते सब है पर फॉर्मेशन आई डोंट नो पीपल वुड बी नोइंग और नॉट. तो आज देख लेते चीज का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. यहाँ पे मैं लिखूंगा, आर नहीं लिखूंगा, आई पुट इट एज प्रेजेंट इन कर्ड प्रोवाइड्स anti-cancerous and anti-mutagenic property to curd. ठीक है. सो अब बात करेंगे चीज की.
ओके, सो चीज काफी लोग कंज्यूम करते हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ चीज. सो हाउ इज चीज फॉर्म्ड? तो चीज की बात करें, so I'll talk about the formation of raw cheese because there is another process known as ripening of cheese. ठीक है? So raw cheese की अगर बात करते हैं, so raw cheese के फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो आप मिल्क लोगे. ठीक है? इस मिल्क में आपको क्या करना है? आपको इसमें ऐड करना है कर्ड और लेमन जूस, या फिर लेमन जूस ऐड करना है, और फिर इस मिल्क को क्या करना है? हीट करना है. आफ्टर एडिंग कर्ड एंड लेमन जूस, कर्ड और लेमन जूस ऐड करने के बाद आप मिल्क को क्या करोगे? हीट करोगे. सो व्हेन यू हीट दिस मिल्क आफ्टर द एडिशन ऑफ कर्ड एंड लेमन जूस, दिस इज गोइंग टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ मिल्क. क्या हो जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी कोएगुलेशन ऑफ मिल्क. ठीक है? तो जब मिल्क कोएगुलेट होगा तो उसके अंदर से एक लिक्विड भी बाहर आएगा, एंड दैट लिक्विड पार्ट इज नोन एज वे. ठीक है? आपने सुना होगा वे प्रोटीन. ठीक है? तो जब आपने मिल्क के अंदर कर्ड और लेमन डाला और उसके बाद आपने मिल्क को हीट किया, सो इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर इज रिलीज ऑफ सम वाटर, एंड दैट वाटर इज नोन एज वे. ठीक है? फिर आपको क्या करना है? इसको, ये जो पूरा मिल्क जो कोएगुलेट हो चुका है, उसको आप एक कपड़े में डाल के हैंग कर दो. सो हैंग क्लॉथ आप लिख दो. यू पुट दिस कंटेन्ड इन अ हैंग क्लॉथ, और उसको आप रखो. तो आप क्या होगा? जब आप इस चीज को मिल्क प्लस लेमन जूस या कर्ड को आप हैंग क्लॉथ पे रखोगे हीट करने के बाद, तो जितना भी लिक्विड था, लिक्विड पार्ट वे, यहां पे लिख देता हूं. ठीक है? तो हैंग क्लॉथ में रखने के बाद क्या होगा? द लिक्विड drains out. The liquid drains out from the coagulated part of the milk. ठीक है? और जो चीज बच गई क्लॉथ के अंदर, that is known as raw cheese. उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा raw cheese. So it was very simple. आपने दूध लिया, दूध में लेमन स्क्वीज कर दो या फिर आप कर्ड डाल दो, फिर उसको हीट करो. हीट करने के बाद जो भी कंटेंट है उसको एक हैंग क्लॉथ में डाल दो और लटका दो. तो क्या होगा? उसके अंदर से लिक्विड ड्रेन होगा. लिक्विड कौन सा है? वे. ठीक है? सो लिक्विड ड्रेन्स आउट. तो जब तक आपको रखना है जब तक पूरा लिक्विड ड्रेन हो जाए. तो जो चीज बचेगी उस क्लॉथ के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज रॉ चीज. ठीक है? तो ये बना रॉ चीज. अभी इस रॉ चीज को क्या करना पड़ता है? फ्लेवर देना है. आपको इस रॉ चीज को फ्लेवर देना है, टेक्सचर देना है, या फिर एक पर्टिकुलर टेस्ट देना है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज विद डिफरेंट फ्लेवर्स. सो टू प्रोवाइड दोज फ्लेवर्स, टेक्सचर्स एंड टेस्ट, जो दूसरा प्रोसेस यहां पे किया जाता है, दैट इज रिपनिंग ऑफ चीज. ठीक है? और द मैच्योरेशन ऑफ चीज. सो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? तो रॉ चीज बना लिया आपने. अब मैं बात करूंगा मैच्योरेशन ऑफ चीज. सो रॉ चीज को मैच्योर करेंगे. सो मैच्योरेशन ऑफ चीज की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में वी यूज स्पेसिफिक माइक्रोब्स. We use specific microbes to provide specific flavor
टेस्ट एंड टेक्सचर। ठीक है, तो आपने रॉ चीज बनाने का प्रोसेस सेम है, बट उसके बाद जो रिपनिंग का प्रोसेस है, जो मैच्योरिटी ऑफ चीज का प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर। ठीक है, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे कि एक चीज का नाम है कैमेम्बर्ट चीज। नेम इज कैमेम्बर्ट चीज, और इस कैमेम्बर्ट चीज में देयर इज यूज ऑफ फंगस पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। द नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। ठीक है, इट इज अ फंगस, तो मैं यहां पे एफ लिख देता हूं। तो कैमेम्बर्ट चीज में जो फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर दिया जाता है, वो दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फंगस पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। देन देयर इज अनदर चीज, इट्स आल्सो अ फेमस चीज, दैट इज द रॉकफोर्ड चीज। तो अगर रॉकफोर्ड चीज की बात करते हैं, अगर रॉकफोर्ड चीज की बात करते हैं, तो रॉकफोर्ड चीज में there is use of another fungus which is known as Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti. ठीक है, so Penicillium camemberti is a fungus, Penicillium roqueforti is a fungus. So इससे बनाया जाता है रॉकफोर्ड चीज, इससे बनाया जाता है कैमेम्बर्ट चीज, एंड देन वी हैव द स्विस चीज। अगर स्विस चीज के फॉर्मेशन की बात करें, so we use Propionibacterium Shermani। ठीक है, Propionibacterium Shermani। ठीक है, तो ये तीन मैंने नाम लिखे। अच्छा, अभी ये जो स्विस चीज होती है ना, इस स्विस चीज की एक खासियत है, बिकॉज ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है ना, ये जब फर्मेंटेशन करता है तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो चीज है स्विस चीज, इसके अंदर काफी बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्विस चीज है, ओके, उसके अंदर काफी बड़े बड़े होल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोपियोनी शर्मानी बैक्टीरियम है, ये काफी ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, ओके, एंड दैट इज द रीजन इट गिव्स बिग पोर्स। ठीक है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विस चीज। ठीक है, आप कभी भी स्विस चीज देखोगे ना, तो इट वुड हैव बिग पोर्स इन इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 is produced by Propionibacterium, मैं PS लिख देता हूं, Propionibacterium शर्मानी,
and big, large holes are found in cheese. ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्विस चीज कि उसके अंदर आपको बड़े बड़े होल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो 3 चीज मैंने बता दी अलग अलग. फंगस, अच्छा ये जो है आपका लास्ट वाला, दिस इज बैक्टीरिया. यहां लिखा है मैंने 2 फंगस यूज करे और तीसरा कौन है, बैक्टीरिया है. ओके गुड, सो लेट्स मूव अहेड. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये तो मैंने माइक्रोब्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है, पर मॉइस्चर के बेसिस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कितना मॉइस्चर चीज में है, उसके बेसिस पे भी अपन चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं. अगर मॉइस्चर कंटेंट इज मोर देन 50%, मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट अगर मैं लिखता हूं मोर देन 50%, ठीक है, so the cheese is termed as soft cheese. The cheese is termed as soft cheese, ठीक है. एंड एक एग्जांपल इसका ले ले, जैसे मैंने अभी लिखा था कैमेम्बर्ट चीज, तो कैमेम्बर्ट चीज इज अ सॉफ्ट चीज. Camembert cheese comes under the category of soft cheese. It has more than 50% of moisture. If I talk about the moisture content is about 45%, approximate 45%, approx 45%, so it is termed as semi-soft cheese. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में वी कैन टेक द रॉकफोर्ड एंड द मोज़रेला चीज. मोज़रेला चीज आपको पता है पिज्जा में यूज करी जाती है. सो वी हैव द रॉकफोर्ड and ठीक है, सो पिज्जा में जो चीज यूज करी जाती है दैट इज द मोज़रेला चीज. ठीक है, एंड मोज़रेला चीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी सॉफ्ट चीज. अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट इज 45% एंड द मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 40%. लेस देन 40% अगर है, so it is termed as hard cheese. It is termed as hard cheese. और एग्जाम्पल में है we have the cheddar cheese. ठीक है, so now depending on the moisture भी मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया कि जो कैमेम्बर्ट चीज है it has more than 50% of moisture. The Roquefort and the mozzarella cheese has approximate 45% moisture, and the cheddar has less than 40% of moisture. So this is hard cheese, semi-soft cheese, and soft cheese. ठीक है, simple and easy. Okay, so let's move ahead and talk about another food item. That is idli, dosa, and उपमा. इनकी जो प्रिपरेशन होती है ऑलमोस्ट सेम होती है. सो वी हैव इडली, डोसा एंड उपमा की अगर बात करें,
तो यहाँ पे जो चीज यूज करी जाती है फर्मेंटेशन के लिए, दैट इज ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, इन चीजों को, इनको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो व्हाट डू यू डू, आप राइस और ब्लैक ग्राम लेते हो, राइस प्लस ब्लैक ग्राम, और क्या करते हो, उनको सोक करते हो ओवरनाइट. तो जब आप उन्हें ओवरनाइट सोक करते हो, सो दे आर ट्रीटेड बाय ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, एंड आप जो मिक्सचर लेते हो, रखने के बाद आप उसे ग्राइंड करोगे, तो जो आपको मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, उस मिक्सचर को आप क्या करोगे, फर्मेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस. द मिक्सचर इज फर्मेंटेड. ठीक है, तो इस तरीके से आप इडली, डोसा, उपमा बना सकते हो. तो ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे यूज किया जाता है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. दूसरी जो चीज बनाई जाती है, इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, बट आउट ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो एक चीज काफी यूज की जाती है, दैट इज सोयाबीन. तो अगर मैं सोयाबीन की बात करूं, तो सोयाबीन का एक प्रोडक्ट जो काफी फेमस है इंडोनेशिया में, दैट इज टर्म्ड एज टिम्फ. द प्रोडक्ट इज नोन एज टिम्फ. टिम्फ के अगर फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, कहां का प्रोडक्ट है, सो दिस इज इंडोनेशियन प्रोडक्ट. और इसमें क्या किया जाता है, जो सोयाबीन होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, फर्मेंटेशन, देन देयर इज ड्राइंग, then there is salting and frying. ठीक है, so TEMF is a product of soybean which is made by fermentation of soybean. सोयाबीन को फर्मेंट करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर उसकी सॉल्टिंग करेंगे, और फिर उसको फ्राई करके मार्केट में बेचा जाता है. ठीक है, then there is another product known as sofu. ठीक है, सोफो इज अ चाइनीज प्रोडक्ट. और यहां पे जो फर्मेंटेशन होता है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूकर. तो मैं लिखूंगा फर्मेंटेशन फर्मेंटेड बाय म्यूकर. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है सोफो, इट गिव्स चीज लाइक प्रोडक्ट है, इट्स अ चीज लाइक प्रोडक्ट, बट सोयाबीन से बनता है. फिर से द सेम स्टफ विच वी टर्म एज सोफो इन चाइना, जापान में इट इज टर्म्ड एज टोफू. सेम थिंग. ठीक है, सो टोफू की भी बात करें तो ये भी बना है
it is fermented by mucor के थ्रू ferment करते हैं, and it also gives cheese. It's a cheese like product. ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन फर्मेंटेशन यूज कर रहे हैं. फिर एक जो चीज काफी यूज में आती है दैट इज दी सोया सॉस. तो सोया सॉस की अगर बात करें, अगर सोया सॉस की बात करते हैं तो यहां पे देयर इज यूज ऑफ एस्परगिलस, लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसिस. यहाँ पे किन चीजों को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए? सो देयर इज यूज ऑफ सैक्रोमाइसिस, एस्परगिलस, and there is use of lactobacillus. ठीक है, ये तीन चीजों को आप यूज करोगे सोया सॉस के फॉर्मेशन के लिए. और यहाँ पे फर्मेंटेशन इन तीन चीज की मदद से करते हो. और यूज क्या किया जाता है, किसका फर्मेंटेशन होगा? तो फर्मेंटेशन होगा सोयाबीन प्लस व्हीट का जो मिक्सचर है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है. सो जो सॉस बनता है इट्स अ फ्लेवर्ड सॉल्टेड सॉस. इट्स अ फ्लेवर्ड salted sauce, brown in color. So it is used in many food items. ठीक है, so the formation of soya sauce is also through fermentation. So there's use of Saccharomyces, Aspergillus and Lactobacillus. ठीक है, किसको फर्मेंट किया जाता है? सोयाबीन एंड व्हीट के मिक्सचर को फर्मेंट किया जाता है इसकी मदद से. ठीक है, now we'll talk about one more thing, that is yogurt. Yogurt is actually fermented milk. Yogurt आजकल काफी मार्केट में यूज में आ रहा है. It is actually fermented milk. उसको फर्मेंट किसकी मदद से कराया? तो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस. लैक्टोबैसिलस गैरिकस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस. ठीक है, उसको यूज किया गया यहाँ पे. एंड एक और कंपोनेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस. दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस. ठीक है, ये दो चीजों को यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस. ओके, किसके लिए? मिल्क को फर्मेंट करने के लिए. तो योगर्ट जो होता है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड. देयर इज प्रेजेंस ऑफ lactic acid that is produced by Lactobacillus bulgaricus, and another component is acetaldehyde. ठीक है, तो ये जो दो कंपोनेंट्स है ये प्रोवाइड करते हैं योगर्ट को उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड टेक्सचर. दैट इज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय Lactobacillus bulgaricus and acetaldehyde that is produced by Streptococcus thermophilus. ठीक है, one more component that is very famous in South India, that is the traditional drink known as toddy. ठीक है, so it is a traditional drink in South India
ठीक है, उसको बनाया कैसे जाता है? तो यहाँ पे जो फर्मेंटेड सैप फ्रॉम toddy plant, it is made by the fermented sap from toddy palm. ठीक है, अब यहां पे जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है टोडी प्लांट में, दैट इज पेडिक्स. तो उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या किया जाता है? जो अनओपन्ड स्पेडाइसिस होती है उसकी, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जो होती है इज टेप्ड. ठीक है, अनओपन्ड स्पेडाइसिस इज टेप्ड, मतलब उसको आप पंचर करोगे तो जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस था उसमें से एक लिक्विड बाहर आएगा. ठीक है, विच इज टर्म्ड एज एक्सुडेट. तो जो लिक्विड बाहर आएगा दैट इज रिच इन यीस्ट. ठीक है, तो ये जो यीस्ट यहां पे है एक्सुडेट के अंदर प्रेजेंट है, जो यीस्ट वो क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा सैप का. ओके, जो इन्फ्लोरेसेंस यहां पे प्रेजेंट होती है टोडी प्लांट के अंदर, दैट इज दी स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है. तो आप क्या करते हो, जो स्पेडाइसिस अनओपन्ड है ओके, उसको पंचर करोगे तो उसके अंदर से क्या होगा? एक एक्सुडेट बाहर निकलेगा. ओके, विच इज रिच इन नेचुरल यीस्ट. और ये यीस्ट क्या करेगा? जो सैप प्रेजेंट है टोडी पाम के अंदर, उस सैप को फर्मेंट करेगा और तब जाके बनेगा टोडी ड्रिंक, विच इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन. और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में खुद जो स्पेडिक्स है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसके अंदर जो यीस्ट प्रेजेंट है उसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रिंक. ठीक है, सो आज के लेक्चर में मैंने काफी सारे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन की बात करी है थ्रू फर्मेंटेशन. आपने दही का फॉर्मेशन देख लिया, आपने चीज का फॉर्मेशन देख लिया, रिबनिंग ऑफ चीज का फॉर्मेशन देखा, आपने ब्रेड का फॉर्मेशन देख लिया, आपने फॉर्मेशन ऑफ इडली, उपमा, फिर योगर्ट एंड टोडी का फॉर्मेशन देख लिया. और काफ़ी सारी सोयाबीन के प्रोडक्ट्स की बात अपन ने कर ली. टोफू है, सोफू है, सोया सॉस है, टिम्फे है. ठीक है, सो as we are preparing for the competitive part, we need to be aware about each and every details regarding the chapter. आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें नहीं दे रखी है, बट मेक श्योर आप इन चीज़ों को डिटेल्स में लिखो. हर एक कंपोनेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, क्लियर है? सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.